अजमल शाहदीन साहब, जी जी। अजमल साहब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क 100% पे चला गया, इकनॉमिक इमरजेंसी की बात की जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये जो एक लेकर आए थे कि हम बेस्ट परफॉर्मर हैं, हम परफॉर्म करेंगे, ये नहीं कर पाए, नीचे जा रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल को समझने के दो एंगल हैं। एक एंगल तो अशरफ मेहताब साहब ने आपको बताया। मेरा ज़रा, चूँकि मैं ऑप्टिमिस्ट टाइप आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखता हूँ। ये जो सारा हिसाब किताब है ना कि हमने कर्ज़े कितने वापस करने थे, ये सारा IMF से हो गया था हिसाब किताब। अच्छा, 23 के फिनंशियल ईयर में आपने कितने कर्ज़े वापस करने हैं और कहाँ कहाँ से वो पैसे मैनेज करने हैं, सही। ये सारा हिसाब किताब करके ही IMF ने आपको एक डील दी थी। अच्छा, तो पहले तो उन्होंने स्टैंप इस सारे हिसाब किताब पे उन्होंने लगाई कि ये ठीक है हिसाब किताब, ये चलेगा मामला। अच्छा, और अगर आप समझते हैं कि IMF जैसा इदारा अगर मुतमईन है जी, तो फिर ठीक है। एक तो ये है। ठीक दूसरा है, ये एक दलील कि ये आ इसमें गई। तो कोई शक नहीं है कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर टीम कोई नहीं हो सकती जो इस हॉट वाटर से नेविगेट करके आपको निकाले। अच्छा, क्योंकि इसहाक डार साहब भी मंजे हुए वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने पहले भी IMF के प्रोग्राम भी डील किए हुए हैं और इस तरह की सारी सूरत हाल को उन्होंने देखा हुआ है। तो ये मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। और ये जो बहुत सारी ये जो चहमगोइयाँ फैलती हैं, मैं सोचता हूँ कि ये भी पाकिस्तान जैसा मुल्क ही है जिसमें ये सारा काम हो सकता है कि क्या सराइयाँ फैला के मार्केट को ख़राब कर दो, मुल्क का पट्टा बिठा दो। तो ये UAE में करके दिखाएं ज़रा, कोई बंदा इस तरह, कोई सऊदी अरब में करके दिखाए, वो तो खड़े जाएंगे जी बिल्कुल उसी वक्त। अच्छा, ये इस तरह की नेगेटिव खबरें जो व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस जो वगैरह और सारे जो चलती हैं, और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर जी, कॉन्फिडेंस है मेरा या मेरा बिजनेस बतौर कॉन्फिडेंस शहरी और एक बतौर जर्नलिस्ट, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मेरा अच्छा खासा ब्लड प्रेशर लो। मैंने कहा यार ये तो बेड़ा गर्क होने लगा है, ये पता नहीं क्या। लेकिन एक बात अजमल साहब ये बताइएगा मुझे कि ये बात तो दुरुस्त है ना कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया, और पता नहीं मैंने खबरें पढ़ी हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है, जो पहले बहुत कम था, वो 100% पे चला गया, उससे ऊपर चला गया हुआ है। जी, लेकिन मेरा देखिए, डिफ़ॉल्ट रिस्क तो 5 दिसंबर से पहले बताया जा रहा था ना कि आप $1 बिलियन की पेमेंट नहीं कर सकेंगे स्कूक की। हाँ, वो इसलिए कि कर दी हमने। मैंने आपको एक, वो हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ AI की वजह से मशीनें कैलकुलेट कर रही होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वो ये नहीं देख रहे होते कि आगे डार साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं। वो मैक्रो इंडिकेटर्स को लेके वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके हिसाब में डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ऊपर चला गया था। इसी वजह से पाकिस्तानी बॉन्ड जो था इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत गिरा, और पाकिस्तानियों ने ही ख़रीदा, ओवरसीज़ पाकिस्तान। बड़ा फ़ायदा हो गया उनको। बड़ा फ़ायदा हुआ जब ये पेमेंट हुई, और इस पेमेंट से वो वाली बात तो निकल गई है। अभी इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का तो कोई खतरा नहीं। $1 अरब जो हमने पे किया अभी, और वो 5 को हमने करना था, वो मैं 2 या 3 को कर दिया, 2-3 दिन पहले कर दिया। इसीलिए किया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ था वो कंप्यूटर में चीज़ें डाली गई थी जी, और कंप्यूटर में डालने के बाद जो है वो जो रिजल्ट निकला था वो 100% था। जी जी, लेकिन वो सारा मैथमेटिक्स का था जी, वो मशीनें तो जज्बात से आ रही होती हैं। मशीनें किसी का अज़म इरादा वगैरह जो आपके मुताबिक इतने मंजे हुए लोग बैठे हुए उनसे नहीं निपट सकती। ये नाज़रीन, अब इसको समझने के लिए बिल्कुल बड़ा मैं काशिफ साहब की तरफ जाऊँगा, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आ गई। मिसाल ये है कि आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज किसी भी चीज़ की, अगर, और उसकी बड़ी एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसका 1 पाँव जो है वो आपने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, जलते हुए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और दूसरा पाँव आपने उसका बर्फ़ की सील के ऊपर रखा हुआ है। आप मशीन के अंदर जब आप डालेंगे तो मशीन आपको ये बताएगी, और जो फार्मूला आप लगाएंगे, जो फार्मूले जिनके तहत नतीजे निकाले जाते हैं, वो बंदा मज़े में है, एवरेज में है, मज़े में है। अगरचे उसका 1 पाँव बर्फ़ की सील पे है, दूसरा आग पे है, तो फिर नतीजे इस तरह भी निकल आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलें, ये तो सारी बात होगी, लेकिन काशिफ अनवर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली मरतबा आपने ज्वाइन किया। इस वक्त आपकी कम्युनिटी किस तरह देख रही है चीज़ों को? ख़ास तौर पे अभी अंजुम निसार साहब का नाम भी ले रहे थे, बड़ा नाम है वो, आप किस तरह देख रहे हैं? हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? डिफ़ॉल्ट रिस्क कहाँ पे चला गया? ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पे चले गए? उम्मीदें हमारी, ये सारा कुछ कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, हालात तो मुश्किल हैं।
और इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते, बहुत नहीं करते, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि कम्युनिटी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड और हमारे तमाम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं। गवर्नमेंट ने इस वक्त जो अपने सिस्टम को थोड़ा सा चलाया है वो इंपोर्ट पे, जैसे 84 और 85 चैप्टर है जिसमें मशीनरी और टूल्स आते हैं, उस पे उन्होंने तकरीबन बंद की हुई हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत स्लोली उसको LCs को क्लियर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो 100% कैश आइटम्स, कैश मार्जिन के ऊपर आ रहे हैं। तो यानी कि वो ये चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो, लेकिन अगर इंपोर्ट कम होगी तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? फिर अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर हम आगे टैक्स कैसे पूरा करेंगे? अगर हम टैक्स पूरा नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को आप कैसे संभालेंगे जब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे? तो ये सारा एक सीक्वेंस है। और अगर हमारे डिफ़ॉल्ट का इतना ही बड़ा ख़तरा था तो ADB ने $500 मिलियन क्यों दिए हमको? भाई फिर उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे हमको। उनको नजर आता कि भाई अगर हम डूब रहे हैं तो जब डूबते को तो कोई पैसे नहीं ना देता। दूसरी बात ये कि देखें इसके सॉल्यूशंस हैं, हमने इसको कैसे इसको रिजॉल्व करना है। और जो सबसे ज़रूरी बात है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये जो लोग मशवरे दे रहे हैं वो ही इस तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि बड़ी नाजायज़ सी बात है कि जो हम इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के रहने वालों के साथ कर रहे हैं। क्या इलेक्शंस होंगे? क्या इलेक्शंस मुफ्त हो जाएंगे? इलेक्शंस पे क्या पैसे नहीं लगेंगे? हमारे पास तो पैसे अपनी तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। अगर हम बिलफर्ज ये कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट और वी हैव डिफ़ॉल्टेड, हम अनाउंस नहीं कर रहे, तो फिर इलेक्शंस पे तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं ना। हम कहाँ से वो पैसे लाएंगे? कैसे हम अपने सिस्टम्स को चलाएंगे? फ्यूल हमारे पास क्या किया? अब देखिए फिर वही सवाल है, हमारा जो इतना फ्लड हो गया, हमारा $40 बिलियन का नुकसान हो गया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम वहीं हैं जहां पर हम खड़े हैं, हमने ऐसे ही चलना है। जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर लोगों के ट्रस्ट को नहीं जीतेंगे, जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को ठीक नहीं करेंगे। और एक और बात, दिस इज़ द टाइम। हमने $1 बिलियन लिया, हमने नाक रगड़ के लिया। फिर वही बात करता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एमनेस्टी। कहें लोगों से कि भाई आपके पास जो पैसे हैं वो हमें दे दो। भाई देखें 7th और 8th रिव्यू IMF ने क्लियर किया। IMF तो आपको ये कहता है कि भाई आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को अपनी इनकम्स के मुताबिक करें, अपनी अर्निंग्स के मुताबिक करें। क्या हम IMF को कन्विंस नहीं कर सकते? देखें हमारी टीम को चाहिए, जो हमारी इकोनॉमिक टीम है गवर्नमेंट की, उसे चाहिए कि वो IMF को कन्विंस करे कि भाई हमें पैसे अपने पाकिस्तानियों से लेने हैं। हमारे देखें जब तक पाकिस्तानियों के पास पैसे हैं इतने, तो पैसे पहले तो जितनी एमनेस्टी आई में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखें हम पहली एमनेस्टियों के साथ इसलिए नहीं मिला सकते इस एमनेस्टी को, पहले इतने सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं थे, पहले इतने सिस्टम्स डेवलप्ड नहीं थे। अब आप NTN के अगेंस्ट अपनी को परचेज करते हैं तो आपको PRA से भी नोटिस आता है, आपको FPR से भी नोटिस आता है, आपको एक्साइज से भी नोटिस आता है। ये तमाम चीज़ें अब इंटीग्रेटेड हैं। अब आवाम को भी ये पता है, आप यहाँ गाड़ी खरीदते हैं आपको नोटिस आ जाता है, यहाँ प्लॉट बेचते हैं आपको नोटिस आ जाता है। पहले इतना कुछ इंटीग्रेटेड नहीं था, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी।